everyone, this is your Didi and we are starting your new poetry which is Dust of Snow. पोइट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैड है पहले, और उसी सैड फीलिंग के साथ वो किसी रास्ते निकले हैं. तो वो कहते हैं, द वे अ क्रो शोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री एक नेगेटिव साइन है, एक बेकार सा साइन है, जो कि किसी चीज़ को आप कह सकते हो कि जैसे आपने वो सुना होगा ना कि बिल्ली किसी रास्ते अगर चली जाए, रास्ता आपका अगर काट दे तो आपको उस रास्ते नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं होता है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें, कहानियाँ आपने सुनी होंगी और हो सकता है कि आप लोग विश्वास भी करते होगे या नहीं भी करते होगे. तो उसी पर ये पूरी की पूरी पोइट्री लिखी है. अब देखिए यहाँ पर क्रो है जिसको कि अच्छा साइन नहीं माना जाता है, नेगेटिव साइन माना जाता है. सेम हेमलॉक ट्री जो होता है वो पॉइजनस ट्री होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं. तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि हेमलॉक ट्री जो है वो पूरा का पूरा बर्फ़ से ढका होता है, तो एक क्रो रहता है, वो उसी पर बैठा होता है. तो जैसे मैं उस रास्ते गुजरता हूँ वो कुछ मूवमेंट करता है जिसकी वजह से जो स्नो है, जो बर्फ़ है, पोइट के ऊपर गिर जाती है. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. मतलब जैसे ही वो बर्फ़ उनके ऊपर गिरती है तुरंत ही उनको एक अच्छी सी फीलिंग आती है जिसकी वजह से उनका मूड चेंज हो जाता है, और उनका जो डे है जो उन्होंने वेस्ट कर दिया था. कैसे वेस्ट किया था? क्योंकि वो काफ़ी देर से दुखी थे, तो जितने देर वो दुखी थे उन्होंने अपना कुछ ऐसा ज़रूरी काम नहीं किया होगा जो कि उन्हें करना चाहिए, तो उनका डे तो वेस्ट हो गया. पर जैसे ही क्रो ने मूवमेंट किया, बर्फ़ को गिराया, उनका मूड सडन चेंज हुआ और उनको एक अच्छी फीलिंग आई. तो आप कह सकते हो यहाँ पर क्रो ने तो अच्छा काम कर दिया. तो जब क्रो ने अच्छा काम कर दिया तो हम कैसे कह सकते हैं कि क्रो अच्छा नहीं होता है, राइट? तो पोइट आपको यही समझाना चाह रहा है कि हमें ऐसी चीज़ों पर बिलीव नहीं करना चाहिए कि कोई भी चीज़ नेगेटिव साइन हो सकता है. क्रिएचर, हर एक क्रिएचर को गॉड ने ही बनाया है, सबको भगवान ने बनाया है, और वो कभी भी किसी में नेगेटिव साइन क्यों डालेंगे? ऑब्वियसली ना. सो पोइट आपको ये मैसेज इसके थ्रू देना चाह रहे थे. अब देखते हैं कि हम पोइट में इस पोइट्री में जो है पोइट ने क्या पोइट्रिक डिवाइसेस यूज़ किए हैं. सो लेट्स सी. सबसे पहले तो है राइमिंग स्कीम. तो इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी. ये हम कैसे पता करते हैं? देखिए, क्रो स्नो सेम साउंड कर रहा है, क्रो एंड स्नो राइमिंग बैठ रही है, तो ये इसको हमने ए कह दिया. ओके, इसको हमने ए कह दिया. अब मी एंड ट्री ये भी सेम साउंड कर रहा है, तो पहले हमने देखा पहले लाइन में था क्रो तो हमने उसको ए बोल दिया, फिर सेकेंड लाइन में सेम साउंड उसके जैसा नहीं था तो हमने उसको बी कर दिया. पहले ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर जैसे हमने देखा स्नो और क्रो सेम साउंड कर रहा है यानी कि पहले जैसा ही, तो ए. अब मी और ट्री सेम साउंड कर रहा है मतलब बी. तो इस पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम क्या हो गई? ए बी. आई होप इट्स क्लियर. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. अब क्योंकि आपने यहाँ ए और बी यूज़ कर लिया इस पैरा में, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट में सी और डी यूज़ करेंगे. हार्ट, इसको हमने सी बोल दिया. मूड, साउंड नहीं सेम है तो हम यहाँ पर इसको डी बोलेंगे. पार्ट, अब हार्ट पार्ट सेम लग रहा है तो सी हो जाएगा. रूट और मूड सेम लग रहा है तो डी हो जाएगा, मतलब सी डी. ओके, मतलब ये हो जाएगा ए बी सी डी. ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई. क्लियर? नेक्स्ट वन इज इन्वर्जन. इट्स इन्वर्जन. इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ पोएम फॉर मेकिंग राइम. देखिए, पोइट चाहते तो इस वाली लाइन को नीचे कर सकते थे और इस वाली लाइन को ऊपर कर सकते थे, या फिर किसी भी तरीके से इसको अलग तरीके से इस पोएम को लिख सकते थे, है ना. पर उन्होंने इसी तरीके से लिखा, मतलब वो चाहते थे कि इस पोम में थोड़ा सा एक कोई राइमिंग टाइप की हमें साउंड करे. द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. थोड़ा सा राइमिंग बैठे, इस वजह से इन्होंने पोएम का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है. इसी को बोलते हैं हम इन्वर्जन. ओके, नेक्स्ट इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन का मतलब होता है कि साउंड जो हो वो सेम हो. तो जैसे यहाँ पर लिखा है हैज़ हार्ट. हाँ, ये एक कंडीशन है कि एक लाइन में ही वो साउंड हम चेक करते हैं, तो हैज़ हार्ट. नेक्स्ट हो सकता है सेव्ड सम. ओके, तो ये हो गया आपका एलिट्रेशन. नेक्स्ट इज एसोनेंस.
एसोनेंस का मतलब होता है वॉवल साउंड। देखिए, हैज़ हर्ड, सेव्ड सम। अब हैज़ और हर्ट में, सेव्ड और सम में तो वॉवल साउंड नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पर एसोनेंस तो यूज़ हुआ ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि एक और होता है पोएटिक डिवाइस जिसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंस। यहाँ पर कॉन्सोनेंस भी यूज़ हुआ है, तो हम इसको कह सकते हैं कि एलिट्रेशन दो तरीके का होता है, एक एसोनेंस होता है, एक कॉन्सोनेंस होता है। सो यहाँ पर हुआ है यूज़ कॉन्सोनेंस। ओके, नेक्स्ट इज इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी पंचुएशन मार्क को या फिर फुल स्टॉप कॉमा ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं कि उस पोइट्री में इंजैम्पमेंट यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर भी है इंजैम्पमेंट। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, मतलब कि इसमें कोई भी सिंबल का हम यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट इन्होंने यूज़ किया सिम्बोलिज़म। सिम्बोलिज़म का मतलब होता है कि पोइट जो हैं वो कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें जो कि इनडायरेक्टली किसी दूसरी चीज़ को दिखा रहे हो, जैसे क्रो, हेमलॉक ट्री, जैसे स्नो। ठीक है, तो क्रो एक बैड लक का साइन है, स्नो भी एक हार्डशिप्स का मतलब मुश्किलों का साइन है, और हेमलॉक ट्री डेथ का साइन है क्योंकि ये पॉइजनस होता है। तो यहाँ पर सिम्बोलिज्म भी यूज़ हुआ है। ओके, सो दिस वाज ऑल। एंड अगर आपको ये जानना हो कि ये जो पोइट हैं बेसिकली इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि ये जो पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये अमेरिकन पोइट हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 26 मार्च 1874 में हुआ था। ओके, और इनकी डेथ 29 ऑफ जैन 1963 में हुई थी, और इनको पुलिट्ज़र प्राइज़ भी मिल चुका है। इट्स पुलिट्ज़र, इनको पुलिट्ज़र प्राइज़ भी मिल चुका है। पुलिट्ज़र एक अच्छा प्राइज़ होता है जो कि पोइट्स को दिया जाता है जब वो अच्छी पोइट्रीज़ लिखते हैं, तो इनको पुलिट्ज़र प्राइज़ मिल चुका है। मतलब काफ़ी अच्छे पोइट हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक लिखते हैं, बिल्कुल अच्छा लिखते हैं। दैट्स वॉज फ्रॉम माई साइड, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड आई होप दैट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस पोएम। ट्राई करिए कि आप खुद से भी चीज़ें सोचिए कि पोइट आपको क्या कहना चाह रहे हैं, और उन्होंने जो हमें समझाने की कोशिश की है वो हमें हमारे लाइफ में फॉलो भी करना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड थैंक यू सो मच।